गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो जैसे मैंने बोला था कि मैं 10 चैप्टर्स की 10 वीडियोस बनाऊंगा। एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैं डाल चुका हूं बायोमॉलिक्यूल्स की। आज हमारा फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे मैं बनाने जा रहा हूँ। एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर मैं क्लियर कर रहा हूँ। बोर्ड के लिए स्पेशली मैंने ये प्रिपेयर करा है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। जेके बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली डिजाइंड है ये पूरा सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्या है और हम उनको जल्दी से कैसे लर्न कर लेंगे। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेन टॉपिक में लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक है, कुछ डेफिनेशंस है इसमें, कंडक्टिविटी एंड ऑल। मैं सिर्फ मेन टॉपिक्स की बात करूंगा, अब डिटेल में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकते एक लेक्चर में। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी या फिर जिसको आप कंडक्टेंस बोल सकते हैं, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंट या कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। ये कुछ मेन डेफिनेशंस हैं। सॉरी। इसके अलावा फैराडे के लॉज, देन कोलराशियस लॉ, कोलराशियस लॉ, कोलराशियस लॉ के बाद नर्स्ट इक्वेशन। ये टॉपिक्स हैं या डेफिनेशंस थी, नर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कोरिजन का, ठीक है, और उसके बाद सेल्स आ जाते हैं। ये 5 टॉपिक इस चैप्टर में है, इसी से आएगा क्वेश्चन आपको बोर्ड में, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपका टॉपिक कोरिजन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं और मैं बहुत दिनों से ये चेक कर रहा हूं बच्चों की नोटबुक्स में, उनको इसकी रिएक्शन ही लिखना नहीं आ रही है कि हम कोरिजन की रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, हमें पता ही नहीं। सो देखिए कोरिजन क्या है, स्टार्ट करते हैं इसको। रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल लेके, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरिजन क्या होता है बच्चे? कोरिजन कि जब कोई मेटल, मान लीजिए आपका एक मेटल है और ये ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर ना बहुत सारी गैसेस अटैक कर देती हैं, और गैसेस अटैक करने के बाद क्या होता है कि इसके ऊपर कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं जो हमें चाहिए नहीं है। इस मेटल के ऊपर अलग अलग कलर्स की लेयर्स बन जाती हैं। अगर ये आयरन हो और ये अटैक करने वाली गैस ऑक्सीजन हो तो इसके ऊपर ऑक्साइड बन जाता है जिसका कलर ना ब्राउन होता है। और आप सबने देखा होगा रस्ट, जंग जिसको कहते हैं, वो ब्राउन कलर का होता है आयरन के ऊपर। लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या है, इसके पीछे एक पूरा सेल है बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो मैं आपको कोरिजन बताने जा रहा हूं रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल लेके। एग्जाम में आपको इसको कैसे लिखना है, और देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरिजन। कोरिजन का मतलब क्या है बच्चे? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। और जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाना, ठीक है। देखो, मान लो ये एक आयरन का पीस है और ये बिल्कुल अगर क्लीन होगा ना, यानी इसके ऊपर कोई भी रफ सरफेस अगर नहीं होगी, तो इसकी तो पहली बात रस्टिंग होगी नहीं। सबसे जरूरी बात है, अगर आयरन के ऊपर कुछ इररेगुलर शेप्स है तो उसकी रस्टिंग होगी, क्योंकि उसके ऊपर पानी रुकेगा, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगी। आपने कभी भी देखा होगा जो आयरन बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, जिसको सरिया कहते हैं, उसके ऊपर अलग अलग ऐसे डिजाइन होते हैं और उसकी रस्टिंग सबसे जल्दी होती है क्योंकि उसके ऊपर पानी बड़ी जल्दी दिख जाता है। सपोज यहां पर एक इररेगुलर शेप है आयरन की, ये मैंने बना ली, ठीक है। तो अब होगा क्या, एटमॉस्फेयर में आपको पता है H2O भी होता है वाटर, और CO2 भी होता है CO2,
ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और यहां पे आके इकट्ठे हो जाएंगे और यहां पर ये क्या बना देंगे, कितने एच है बच्चे, 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, H2CO3 बना दिया इन्होंने यहां पे आके। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट होगा, एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, कितने H है इसमें, 2, तो 2 टाइम्स H पॉजिटिव और साथ में बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव। ये जो H यहां पे बना ना, ये कोरिजन में हेल्प करेगा, ये जो पूरी रिएक्शंस होंगी उसको कैटालाइज करेगा, स्पीड अप करेगा। तो इसका मतलब अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी, अगर मॉइस्चर ना हो तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बनेगा तो कोरोजन नहीं होगी। तो पहली बात तो आपको पता चल गई कि कोरोजन कैसे प्रमोट होगी, अगर एटमॉस्फेयर में क्या ज्यादा होगा, H2, मॉइस्चर ज्यादा होगा। ओके, अब होगा क्या, आयरन की एक साइड जो है ना, मान लीजिए ये वाली साइड जो आयरन की, ये ना एनोड बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चे, एनोड। और आयरन की दूसरी साइड जो है वो बन जाएगी कैथोड। एनोड का मतलब है ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले भी बड़ी बार बताया, फिर से बता देता हूं, LEO एंड GER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, तो हुआ क्या यहां पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, किसका, यहां वाले आयरन का। देखो कैसे, यहां पर जो आयरन था ना Fe, पहले वो सॉलिड था, अब हुआ क्या, उसने ना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन हो गई। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहां पे लिखे मैंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस सोल्यूशन में से होते हुए इस टर्मिनल पे आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, और यहां पर क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, किसकी प्रेजेंस में, मैंने आपको बताया था इस पूरी रिएक्शन में ये H पॉजिटिव हेल्प करेगा। तो यहां पर 3 चीजें रिएक्ट होंगी, O2, H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलकर बनाएंगे वाटर। तो कैथोड का रिएक्शन ये है, क्या रिएक्शन है कैथोड का, मैं यहां लिखता हूं बच्चे, 2 रिएक्शन आपको लर्न करनी है इसमें। देखो पहले बोलो एट एनोड वाला रिएक्शन क्या था, जल्दी बोलना, इसको समझो कि ये वाली साइड एनोड है, तो यहां पर पहले क्या था, कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, फिर इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, Fe2 पॉजिटिव बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, बस बोलो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, और हवा से आ गया ऑक्सीजन, उसने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, इनमें हेल्प किसने करी इनकी, H पॉजिटिव ने, तो साथ में क्या गेन हो गया, H पॉजिटिव, और इन सब ने मिलकर बना लिया वाटर। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, कैसे बैलेंस होगा, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन कितने हो गए, इसको 4 से कर दो, और क्योंकि इस तरफ कोई चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव में भी कितना होना चाहिए, तो 4 हो जाएगा ना, तो ये बैलेंस होगी। ठीक है, अब आपको एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन समझ में आ गई। अब आपने बनानी है रिडॉक्स रिएक्शन और इनको जोड़ दो, क्या आएगी रिडॉक्स रिएक्शन, जल्दी बोल लो, पहले ये वाली लिखो, Fe, नहीं Fe, ये पहले पूरा ये वाला लिखो ना, Fe gives us Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी क्या थी, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 टाइम्स H पॉजिटिव gives us 2 टाइम्स H2O। अब ऐड कर दो, ये वाली इधर, ये वाली इधर। बच्चे पहली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2, पहली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। ठीक है, तो यहां पर गेन कितने हुए, तो जितने लॉस उतने ही गेन होते हैं रिडॉक्स में। तो इस पूरी इक्वेशन को किसके मल्टीप्लाई करोगे, और ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके लिख दो, क्या आएगा, 2 टाइम्स Fe प्लस O2 प्लस 4 टाइम्स H पॉजिटिव गिव्स अस Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स H2O। बोलो समझ में आया। अब आपका आयरन जो है ना वो Fe2 पॉजिटिव में चला गया, उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है ये, है ना, कैसे हुआ पूरा रिएक्शन। अगर मैं 2 लाइंस में बोलूं, माइक ऑन है ना, ठीक है, अगर मैं 2 लाइंस में पूरा बोलूं कि आप मुझे रिएक्शंस बताओ कोरिजन की, कैसे बताओगे। इस तरह वाले आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Fe
गिव्स अस Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आगे इस तरफ, इधर से कौन आया? ऑक्सीजन, O2। O2 ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किसकी हेल्प ली? H पॉजिटिव प्रोटॉन, तो बन गया वाटर। अब दोनों को ऐड करके आपकी ये फाइनल रिएक्शन आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपका आयरन कौन सी स्टेट में आया है? 2 पॉजिटिव। कौन सी स्टेट में आया है? लेकिन जो रस्ट का फॉर्मूला होता है ना, रस्ट का फॉर्मूला ये है Fe2O3। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। कितना होता है? यानी इसको अभी एक और बार ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा ना। तो अब पता क्या होगा, ये पूरे के पूरे सेम रिएक्टेंट इधर लिखो, मतलब ये दोनों इधर लिखो, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स H2O प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसको एक और बार ऑक्सीडाइज करेगी मॉइस्चर की ही प्रेजेंस में और कन्वर्ट कर देगी Fe3 पॉजिटिव में। किसमें कन्वर्ट कर देगी? Fe3 पॉजिटिव में। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव। और मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत इंटरेस्टिंग, ये H पॉजिटिव है ना, जो ये कैटलिस्ट था, जैसा डालते वैसे ही बाहर निकल जाता है, तो लास्ट में आपका साथ में क्या बाहर निकलेगा? H पॉजिटिव। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है, लास्ट वाला आप सीधे यहां पे खत्म कर सकते हो उसको। आपने बस एक लाइन लिख देनी है कि Fe2 पॉजिटिव इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3 पॉजिटिव बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। समझ में आ गया? सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द कोरिजन। सबको समझ में आया? तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी मिटा दूंगा इसको। ओके अच्छा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोरोजन डिपेंड करता है? कौन से फैक्टर्स के ऊपर कोरिजन डिपेंड करता है? रस्टिंग ऑफ आयरन या कोई भी? तो 3 फैक्टर मैं बताने लगा हूं। पहला फैक्टर, आपका मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी जल्दी उसकी कोरिजन होगी, बिकॉज उस मेटल के अंदर एनोड और कैथोड बड़ी जल्दी बन जाएगा। क्या बोला मैंने? पहला फैक्टर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। दूसरा फैक्टर प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हवा में जितना मॉइस्चर होगा, नमी होगी, उतनी जल्दी क्या हो जानी है? कोरिजन। इसीलिए बरसात के दिनों में, रेनी सीजन्स में सबसे ज्यादा कोरिजन होती है। समझ में आया? तीसरा फैक्टर क्या होगा बताओ? और कौन सा फैक्टर? सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल की सरफेस पे स्ट्रेन्स हैं या नहीं? अगर वो बिल्कुल प्लेन सरफेस होगी तो उसकी रस्टिंग क्यों? क्योंकि उसके ऊपर H2CO3 नहीं बनेगा। फोर्थ फैक्टर प्रेजेंस ऑफ H2CO3, इसको आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, फटाफट बताओ। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच प्रमोट कोरिजन? पहला फैक्टर प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, दूसरा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तीसरा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया? 4 फैक्टर्स के। अब क्वेश्चन आता है कि हम कोरिजन से बच कैसे सकते हैं? व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द कोरिजन? तो बच्चे 3 मेथड बताने लगा हूं, आपको खुद भी पता है। पहला मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। कौन सा? बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या? बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट, है ना? तो हम क्या करेंगे, जो मेटल हम चाहते नहीं है इसकी कोरिजन हो, तो हम इसके ऊपर, इसके आगे कुछ और को खड़ा कर देंगे, बैरियर खड़ा कर देंगे। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, लोहे को पेंट करते हैं, बाइक की चेन को क्या देते हैं? ग्रीस करते हैं। मतलब आपको लुब्रिकेटिंग एजेंट कोई लगा देना है, ठीक है? या फिर एक मेटल के ऊपर आप दूसरा मेटल चढ़ा दो, जिसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हो। एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा दिया ताकि वो वाला खत्म हो जाए और पहले वाला बच जाए। समझ में आ गई बात? दूसरा मेथड है हमारा, सेकंड मेथड जो है वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। कौन सी? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल, अच्छा एक और चीज जो आपने अभी थोड़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वेनाइजेशन वाला मेथड मुझे बताया, उसमें हम एक मेटल के ऊपर जो दूसरा मेटल चढ़ाते हैं ना, वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता। मतलब एक मेटल के ऊपर हमने जो मेटल चढ़ाया उसकी कोरिजन होती ही नहीं, तो वो गैल्वेनाइजेशन था, या जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला। अब मैं बोल रहा हूं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम एक मेटल के बाहर जो दूसरा मेटल लगाएंगे वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी ज्यादा रिएक्टिव मेटल लगा दो एक मेटल के बाहर। लास्ट जो मेथड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। थर्ड मेथड कौन सा है? थर्ड मेथड है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। कौन सा? जल्दी बोलिए। कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें पता क्या करते हैं हम लोग? मान लीजिए आपके पास एक मेटल है, आप चाहते नहीं उसकी कोरिजन हो, तो आप इसको कैथोड बनाओ। क्या बनाओ? क्योंकि आपको पता है मेटल कौन सा खत्म हुआ था, जिसके इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे। कहां पे हुए थे वो? एनोड पे। तो जिस मेटल को आपने प्रिजर्व करना है उसको क्या बना दो? कैथोड। और उसके साथ कोई एक और मेटल लगा के इसको क्या बना लो? एनोड बना लो। तो जब रिएक्शन चलेगा ये पूरा का पूरा खत्म होता जाएगा, लेकिन इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा।
समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? बताओ फिर क्या बोला मैंने? सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया अभी प्रिवेंटिव मेजर्स, वो कौन सा है? कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्या होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन? एक मेटल के साथ दो मेटल एक और लगाएंगे, जिसको बचाना है उसको क्या बना लीजिए? कैथोड, क्योंकि नाम ही है कैथोडिक प्रोटेक्शन। समझ में आया? पहला टॉपिक हमारा कवर। ओके, तो हमारे यहां पर कोलिजन वाला टॉपिक कवर हो गया बच्चे। अब मैं आपके साथ बात करूंगा फैराडे के लॉज की। ठीक है, फैराडे के लॉज क्या है, ध्यान से समझना इनको। फैराडे के लिए जो लॉज है ना बच्चे, ये बेस्ड हैं, किसके ऊपर बेस्ड है? ऑल द लॉज ऑफ फैराडेज आर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। कौन से सेल्स? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से करंट पास करते हैं। ठीक है, बाहर से हम क्या पास करते हैं? करंट पास करते हैं, और आपको कोई केमिकल कंपाउंड मिलता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? मतलब विद द पैसेज ऑफ करंट वी गेट केमिकल कंपाउंड्स। तो ऐसा नहीं हो रहा कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक और भी सेल होता है जो अभी आपने पढ़ा कोलिजन, उसके अंदर भी सेल था, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बाहर से बिजली नहीं लगाते, उसमें खुद ब खुद बिजली तैयार होती है। समझ में आए? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर ये बेस्ड है। जितना ज्यादा आप करंट डालोगे उतना ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनेगा। समझ में आ गई बात? जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं बच्चे, अगर आप कभी NaCl में एक्वस इसका मोल्टन स्टेट ले लो और इसमें आप इलेक्ट्रोलाइज कर दो, इसको करंट पास कर दो इसमें, तो होगा पता क्या? इसमें एक सोडियम मेटल बनेगा और एक क्लोरीन गैस बनेगी। यानी आपने इसमें करंट पास किया और आपको दो केमिकल कंपाउंड मिल गए। तो फैराडे के लॉज इसी के ऊपर बेस्ड है कि भाई अगर आप किसी केमिकल सब्सटेंस में क्या करोगे? करंट पास करोगे तो आपको केमिकल कंपाउंड मिलेंगे। समझ में? ये तो हमें पता है कि करंट पास करेंगे तो केमिकल कंपाउंड मिलेगा, लेकिन कितना करंट डालने पे कितना कंपाउंड मिलेगा वो हमें बताया फैराडे। समझ में आया? फैराडे के दो लॉज हैं। पहले लॉ में उसने सिंपल ये कहा, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस फॉर्म्ड। यानी जितना सबस्टेंस बनेगा वो डिपेंड करता है कि कितना आप चार्ज पास कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको फैराडे का पहला लॉ बताने जा रहा हूं। सॉरी। देखो बच्चे, फर्स्ट लॉ उसने कहा कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिख दो, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड, बात नहीं, लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड, is directly proportional to the quantity of charge pass। चार्ज को Q के साथ लिखते हैं। सिंपली बोले तो जितना ज्यादा चार्ज डालोगे उतना ज्यादा सबस्टेंस बनेगा। समझ में आ गई बात? तो मैथमेटिकली देखते हैं इसको, क्या है? Q हो गया आपका चार्ज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। W क्या है? कि जो वेट बन रहा है उसके अंदर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और Q क्या है? चार्ज। अब Q क्या होता है? कि चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। या फिर इसको हटा दो यहां से तो आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ठीक है बच्चे? यहां पे Z है ना, Z को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात बच्चे? अगर आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T।
अगर आप कभी 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास करो तो उस समय आपका वेट डिपॉजिट जो होगा वो Z के बराबर ही होगा ना। इसका मतलब Z, वेट डिपॉजिट ही Z होता है। Z था क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी वेट ही होता है, लेकिन ये तब डिपॉजिट होता है जब आप 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड के लिए पास करें। समझ में आया? क्लियर है या नहीं? ओके, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओ बच्चे, अगर मैं 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकंड के लिए किसी सर्किट में पास करवाऊं तो कितना वेट डिपॉजिट होगा? हाँ, जितना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा कि नहीं? अब 1 एम्पियर का करंट जब कभी इस सर्किट में 1 सेकंड के लिए मूव करता है तो उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। क्या बोलते हैं? 1 कूलम चार्ज। समझ में आया? कूलम क्या होता है? आप पढ़ा है ना आपने कूलम लॉ वगैरह। कूलम, 1 कूलम क्या है? तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर हम कभी 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकंड के लिए किसी भी सर्किट में पास करवाते हैं तो उस समय जो चार्ज होता है उसको अपन 1 कूलम कहते हैं। तो क्या बच्चे आपको क्यू का फॉर्मूला पता था? I इंटू टी था ना। ये भी कितना लिया मैंने? 1 एम्पियर, और ये भी कितना लिया? 1 सेकंड। दोनों को मिलाया तो 1 एम्पियर सेकंड हुआ। इसका मतलब 1 एम्पियर सेकंड को 1 कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 कूलम। बताओ अब मुझे, अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास करूं किसी भी सर्किट में तो कितना वेट डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर। समझ में आ गई बात? और अगर कभी आप लोग, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो आप 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। ठीक है, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है 96500 कूलम, और इसको 1 फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे बोलते हैं। समझ में आ गई बच्चे बात? क्लियर हुआ कि नहीं? ये था आपका कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? बताओ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जितना आप किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या डालोगे? चार्ज डालोगे तो उतना ही ज्यादा अमाउंट बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। आज ये सेकंड लॉ है। दो टॉपिक मैंने कवर कर दिए। ठीक है, मतलब दूसरा होने वाला है सेकंड लॉ। अब इसके पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूं फर्स्ट लॉ का। ठीक है, फर्स्ट लॉ के 2-3 फॉर्मूले याद रखिए, आपको न्यूमेरिकल निकालने में हेल्प करेंगे। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। Z कैसे निकलता है वो भी देख लो। इट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय I इंटू टी। 2 फॉर्मूले हो गए। इन 2 फॉर्म अभी बताता हूं। क्वेश्चन आ गया आपको एक, मान लीजिए कि आपने आयरन FeCl3 में से, FeCl3 के सॉल्यूशन में से करंट पास किया I। ठीक है, कितने एम्पेयर का? 15 एम्पेयर का। चलो 20 मान लो। 20 एम्पेयर का करंट पास किया। किसमें से पास कर रहे हो? FeCl3 के सॉल्यूशन में से आपने करंट पास किया कितना एम्पेयर का? 20 एम्पेयर का। टाइम आपने यूज किया कि कितने मिनट के लिए आपने इसमें से एक करंट पास किया। यहां पर टाइम हम सेकंड्स में लेते हैं, तो आपको मिनट में दिया होगा तो सेकंड में कर लीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको 2 मिनट के लिए आपने इसमें किया। कितने मिनट के लिए किया बच्चे? 2 मिनट के लिए किया। ठीक है, तो बता रहे, पूछ रहे हैं, बताओ अब होगा क्या? खुद बताओ मुझे। आपने I इंटू टी पास किया ना, मतलब चार्ज पास किया। चार्ज पास करने पे वेट डिपॉजिट होता है। तो आपको पूछा जा रहा है बताओ कितना आयरन बनेगा। FeCl3 में से जब आप करंट पास करोगे तो 2 केमिकल बनेंगे ना, एक आयरन और एक क्लोरीन गैस। तो पूछने आयरन कितना बनेगा। ठीक है ना, तो आपने लगा देना फॉर्मूला W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। यही होता है। Z का फॉर्मूला क्या था? E बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय I क्या था? करंट कितना एम्पियर का था? 20। टाइम, हाँ 120 सेकेंड आ गया।
अब ई पता क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। जैसे आयरन है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 56, तो इसकी वैलेंसी ये लिखी हुई है कितनी है 3, तो आप 56 को 3 के साथ डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 2 इधर चला गया 26 हो गया, 8 3 जा 24, सो 18 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहां पर आप लिख दोगे 18 पॉइंट जो भी आएगा, तो आपका वेट डिपॉजिट कितना हुआ है निकल जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां तो वेट निकालने के लिए पूछ सकते हैं, सुन लीजिए, यहां तो वेट निकालने के लिए पूछ सकते हैं, यहां तो ये I इंटू टी क्या होता है, चार्ज होता है ना, चार्ज निकालने के लिए पूछ सकते हैं, उस समय आपको वेट दिया होगा। क्लियर है? अब आता हूं मैं सेकंड लॉ पे, लास्ट में आपको एक क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे कैसे आएंगे, कुछ हेल्प, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दूंगा। सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ कहता है कि अगर आप 2 सेल्स ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, एक सेल इसके साथ दूसरा सेल लगा हुआ है, यहां पे एक इलेक्ट्रोड है, यहां पे एक इलेक्ट्रोड है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रोड है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रोड है, आपने इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर लिया यहां पे, और पहले और लास्ट को कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये स्मॉल वाला क्या डिनोट करता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, इसमें आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट। पहले बताओ ये सेल सीरीज में कनेक्ट की है मैंने, पैरेलल में, सीरीज में, तो इसमें मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट, और इसमें मैंने डाल दिया क्या, जिंक सल्फेट डाल दिया, क्या डाल दिया, जिंक सल्फेट, और यहां से मैंने इनमें करंट पास कर दी, क्या पास कर दी, हमें दोनों सेल में बराबर करंट पास करनी है, क्योंकि सीरीज में तो करंट बराबर ही जाएगी ना, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब ये लॉ क्या कहता है, when same amount of current is passed through different electrolytic solution which are connected in series, then the weight deposited, यहां पर किसका वेट डिपॉजिट होना है, कॉपर का, यहां पे किसका वेट डिपॉजिट होना है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके इक्विवेलेंट वेट के। समझ में आया? यानी ये कहेगा द वेट डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर अपॉन वेट डिपॉजिटेड ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। यानी आप सीधा बोल दो वेट डिपॉजिटेड ऑफ द फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेट डिपॉजिटेड ऑफ द सेकंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सेकंड। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं बच्चे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? जल्दी बताओ, फैराडे का सेकंड लॉ क्या बताता है? हाँ ठीक है, बैठा दो इसको मैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। आ जाते हैं अब अगले टॉपिक पे। कितने टॉपिक मैंने कवर कर दिए? यहाँ पर 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए। इसका इक्विवेलेंट वेट, अगर बच्चे आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो डिपेंड करता है आप किसका निकालना चाहते हो। अगर आप निकालना चाहते हो एसिड का, ये टॉपिक, ये कंसेप्ट भी बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। तो बच्चे इक्विवेलेंट वेट एसिड का, बेस का, साल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, सबका अलग अलग तरीके से निकलता है। ठीक है, अगर आपको एसिड का निकालना है, लाइक आपने लिखा H2SO4 या एक लिखा CH3COOH, जब कभी भी आपने एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो आप लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय उसमें H कितने जो वो डोनेट कर सकता है, इसको बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है, बेसिसिटी क्या मतलब होता है बेसिसिटी का, कि कितने H वो रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एसिड है, सुन लीजिए, जिसमें कार्बन नहीं हो और उसमें जितने भी H होंगे वो सारे निकलेंगे, लेकिन जिसमें कार्बन है ऑर्गेनिक एसिड, उसके सारे H नहीं निकलते, उसका सिर्फ वही H निकलता है जो O के साथ कनेक्टेड होता है। समझ में आ गया? यानी इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98, तो डिवाइड किससे करूंगा, 2 से, तो आपका 49 आ गया इक्विवेलेंट वेट। इसका मॉलिक्यूलर मास है 60, डिवाइड किससे करना है, 1 से, यानी 60 आ गया। इसका मतलब अगर किसी एसिड में एक ही H है तो उसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होगा, सेम होगा। अब बेस का निकालना है, अगर आपने, जैसे आपने लिखा NaOH, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 40, तो डिवाइड आप इसमें OH कितने उसके साथ करोगे, कितने, 1, तो 40 आएगा। जैसे आपने लिखा CaOH होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैल्शियम का 40 होता है,
और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 टू जा 32 एंड 2 34, 34 एंड 40 74। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 74, डिवाइड किससे करोगे 2 से, क्योंकि इसमें कितने OH है 2। समझ में आया? अगर आपको साल्ट का निकालना है जैसे AlCl3 है तो कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द मेटल, मेटल की वैलेंसी के साथ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है इसमें 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना है जैसे KMnO4 है तो इसके लिए आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां करोगे उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। और अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है जैसे आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो आप कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय लॉस कितने किए उसने इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। बेस में क्या करना है, मास तो पूरे फॉर्मूला का होगा ना, मास पूरे फॉर्मूला का ही ऐड होगा। हर जगह मैंने सबका ही लिया है मास, मॉलिक्यूलर मास जो ऊपर लिख रहे हैं वो पूरे फॉर्मूले का लिखा है, ठीक है। डिवाइड आपने OH के साथ ही करना है, लेकिन कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर हो गया ना। ओके, आ जाओ अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फैराडे लॉज हो गया हमारा, कोलिजन हो गया, कोल्डाशियस लॉ पे आते हैं। अभी कोल्डाशियस लॉ क्या है, लेकिन कोल्डाशियस लॉ पढ़ने से पहले हमें एक बार कंडक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है बच्चे। बता दो मैं पूरा देखो बच्चे, कंडक्टिविटी क्या है, पहले मैं आपको रेजिस्टेंस बताता हूं। ये डेफिनेशन में पढ़ाने लगा। आपको पता है ना बच्चे रेजिस्टेंस क्या होता है, बोलो क्या होता है ना। अपोजिंग फोर्स है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, पता ना आपको। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो गया। और जब आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो रो आता है रो इंटू L अपॉन A, रो ले, है ना। ये जो रो है ना यहां पर, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोलते हैं। समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला निकलता है यहां से, बोलो जल्दी से। R इज इक्वल टू रो L था ना, मुझे रो निकालना है यहां से। पहले बताओ रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम। क्या होते हैं बताओ, क्या आएगा बच्चे रो का फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू R A बाई L, R इंटू A बाई L। बच्चे ये L अपॉन A होता है ना, ये इसको सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट, याद रखना। तो ये फॉर्मूला बना आपका। तो यहां पर रो क्या है, जल्दी बोलिए, रो क्या है यहां पर, रेजिस्टिविटी। इसके यूनिट क्या होंगे, जो भी होंगे यहां से निकल जाएंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या है सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर नहीं, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई पूछ ले बच्चे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती क्या है, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझाओ। बोलो सर हमारे पास एक कंडक्टर है छोटा सा। अगर आपको कोई क्या पूछ ले, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, या फिर रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो आप उसको बोलो सर हमारे पास एक छोटा सा कंडक्टर है जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, कितनी, ठीक है। तो अगर बच्चे एरिया 1 सेंटीमीटर हो, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, तो उस समय आपका रो R के बराबर हो गया ना। अब बताओ, इसका मतलब रो भी R ही है, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब, जब आपका एक छोटू सा कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर। मान लो यही है वो, इतना। ये कंडक्टर मैं बोलता हूं बच्चे, ये कंडक्टर देख रहे हो, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसका एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ इसके अंदर के रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ ना। ओके, अब बात करता हूं कंडक्टेंस की। किसकी बात करता हूं, कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस क्या होता है बच्चे, बोलिए जरा, कंडक्टेंस क्या होता है। इसको C के साथ डिनोट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल होता है किसके, R के। उल्टा होता है एक दूसरे के, कौन सा लिखा ना सामने, किस पे डिपेंड करता है, R
क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एल आप इसमें बोलते तो नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा कंडक्टर। C इज इक्वल टू 1/r है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब बात करते हैं आगे। अगर इट इज, इसके यूनिट क्या होंगे फिर? ओम इनवर्स। पहली बात, इसके यूनिट क्या होंगे? ओम इनवर्स, या फिर इसको मोह भी बोलते हैं, मोह, MHO, मोह, ठीक है, इन्वर्स कर दिया ना, मोह भी बोलते हैं। C इज इक्वल टू 1/r हो गया, ठीक है। अगर बच्चे कंडक्टेंस 1/r के इनवर्स है तो मुझे बताओ अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है तो उसको भी, उसको K के साथ डिनोट करते हैं, कापा बोलते हैं उसको। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि K इज इक्वल टू 1/ρ होगा? फिर बच्चे अगर C 1/r है तो K 1/ρ होगा ना, समझ में आया? अब इसको हम डिराइव करते हैं यहां से थोड़ा सा। K इज इक्वल टू, रो की वैल्यू डालो, R इंटू A/L, L ऊपर ले जाए, L/A हो गया। ये जो L/S में बोला था आपको, क्या बोलते हैं इसको? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। बड़ी बार बोलते हैं कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, हमें पता ही नहीं होता सेल कांस्टेंट है क्या, L/A। अब 1/r क्या होता है? C, तो आप सीधे C भी लिख सकते हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो K इज इक्वल टू C इंटू L/A, लिख सकते हो कि नहीं? अब अगर आपको पूछ ले बच्चे बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, तो वही कंडक्टर है जो पहले था, वही कंडक्टर है, उसी के अंदर की कंडक्टेंस को आप लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल रहे हैं। समझ में आया? जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस समय आपके कंडक्टर, हाँ अभी आएगा ना, पहले ऊपर था ना, पहले A/L था ना, देखो ना वहां, हाँ ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया आपको? पक्का? तो छोटी छोटी डेफिनेशन सर, हाँ फिजिक्स में लेते भी है, ठीक है, हाँ फिजिक्स में लेते भी हैं उसको, आप नोट करो। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बच्चे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं यहां पे एक चीज लिखने वाला हूं, मोलर कंडक्टिविटी। बच्चे क्या लिखने वाला हूं? मोलर कंडक्टिविटी। मैंने एक सेल लिया, इसके अंदर 2 मेटल के इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखा इनको मैंने, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ऊपर से इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, क्या डाल दिया? मान लीजिए मैंने इसके अंदर NaCl डाल दिया, क्या डाला? कितना डाला? 1 मोल। 1 मोल मतलब जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर मास? 58.5 ग्राम। तो मैंने 58.5 ग्राम NaCl इसके अंदर डाल दिया, पानी में घोल के डाल दिया, 1 लीटर पानी में घोला और डाल दिया। समझ में आ गई बात? अब जैसे ही उसके अंदर जाएगा तो आयन में टूट जाएगा। बच्चे NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? ये शुरू में ही जितना आयन देने होंगे वो दे देगा, मतलब इसके सॉल्यूशन के अंदर आयन्स बन जाएंगे बहुत सारे, ये Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, बहुत सारे सोडियम आयन आ गए, और बहुत सारे कौन से आ जाएंगे? Cl नेगेटिव, 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 आगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसके अंदर ना जो कंडक्टिविटी है ना वो क्यों आ रही है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, आयंस की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। आयन जब मूव करेंगे तो इसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी। समझ में आ गई बात? कितना डाला था आपने इसमें? 1 मोल। पूरा का पूरा आयन में कन्वर्ट हो चुका है, क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100% आयोनाइजेशन शो करते हैं। कितने परसेंट शो करते हैं? 100%। तो वो शुरू में ही जितने आयन्स देने थे वो दे चुका है। क्लियर हो गए? अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, आपने क्वेश्चन का आंसर देते जाना है मुझे, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसके अंदर अब पानी डाल दूं क्या होगा? इसका मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं बेसिकली। देखो बच्चे,
कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू N बाय बी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ना तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, यानी मैं कंसेंट्रेशन कम कर रहा हूं। बताओ क्या होगा। केस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इसका। ठीक है, अब आपने बताना है पानी डालने से इसके अंदर और आयन बनेंगे, क्यों। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। क्या इसके अंदर पानी डालने से और आयंस बनेंगे। मैंने बोला था ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितने आयंस इसने देने होते हैं ये शुरू में ही दे चुका होता है, उसके बाद इसके पास अनडिसोशिएटेड कोई है ही नहीं, कहां से ये डिसोशिएट होगा। अब बताओ अगर इसके अंदर मैं कंटेंट बढ़ाऊंगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, तो क्या इसके अंदर नए आयंस बनेंगे, नहीं बनेंगे, पुराने वाले ही है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है ना इसके अंदर अब ये आयंस बड़े क्लोज हैं, तो इनको भागने में परेशानी आ रही होगी, तो इसके अंदर इतनी कंडक्टिविटी नहीं आ रही होगी, आ तो रही है, ज्यादा ही होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन पानी डालने से पता क्या होगा, अगर आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर पहले यहां थे, तो अब आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया, आराम से मूव कर सकते हैं। और पानी डालोगे क्या होगा, और ज्यादा दूर हो जाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना। डालते जाओ पानी, आयन दूर होते गए और कनेक्टिविटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। लेकिन बच्चे एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा जिस टाइम के बीच में, जिस टाइम पीरियड में आयंस के बीच में अट्रैक्शन पूरी खत्म हो जाएगी और अब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, अब उनमें पानी डालने से उनकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। समझ में आया। मुझे बताओ क्वेश्चन के आंसर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं लूं और उसमें मैं पानी मिला दूं, वॉल्यूम बढ़ा दूं, तो क्या उसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या उसमें आयंस बढ़ेंगे, तो कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन खत्म हो रही है, मूवमेंट इजली हो रही है। क्या वो बढ़ती रहेगी हमेशा, नहीं, एक टाइम पीरियड के बाद वो, मतलब एक टाइम के बाद आपकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और कितनी डिल्यूशन करी थी आपने तब तक, बहुत ज्यादा, उसको इनफाइनाइट डिल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आपके इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो चुकी है, क्या ऐसा बोल सकते हैं ना। इट इज द कोलराशियस लॉ, यही है कोलराशियस लॉ। समझ में आया क्या कहता है कोलराशियस लॉ, कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन conductivity becomes maximum and that conductivity is known as infinite molar conductivity, lambda m और ऊपर infinite का साइन लगा देंगे। समझ में आ गया बच्चे, आपको क्लियर है या नहीं। इनफाइनाइट इलेक्ट्रोड है वो, इसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं, मेटल की रॉड है। दीज आर द मेटल रॉड जिनमें से करंट पास हो रही है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। डिपॉजिट कहां होगा, इसमें थोड़ी ना, इसमें क्या डिपॉजिट होना है, नहीं डिपॉजिट तो होंगे ना, तभी तो भाग रहे हैं। अन्य के ऊपर चार्ज कौन सा है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके इकट्ठा हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी ना, क्योंकि आयन सारे भाग चुके होंगे, माइग्रेट कर चुके होंगे। इसका एक और नाम भी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, आयन माइग्रेट कर रहे। बच्चे समझ में आया आपको, ये क्या बताया मैंने आपको कंसेप्ट। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, आपको बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डिल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बताओ। बढ़ती है कम होती है, ये बताओ। आप इसमें बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जब आप डाइल्यूट करोगे तो बढ़ेगी धीरे धीरे, और बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, लेकिन एक टाइम पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, और उस मैक्सिमम पे जो कंडक्टिविटी है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। समझ में आया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस भी बता रहा हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट में शुरू में क्या, कभी पूरी उम्र भी 100% नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पानी डालेंगे ना तो नए आयन बनेंगे उसमें, लेकिन इतने धीरे बनेंगे, इतने धीरे बनेंगे भाई साहब की आप बोल नहीं सकते खत्म कब होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, बहुत स्लो, ठीक है। 100% वो कभी भी डिसोशिएट, लेकिन डिसोशिएट होंगे। अगर मेरे किसी बंदे ने पैसे देने 10,000 रुपए, एग्जाम्पल लेता हूं, वो मुझे लौटा रहा है, लेकिन मुझे पता है वो मेरे पैसे पूरे वापस कभी भी नहीं देगा। इसका मतलब मुझे कैसे लौटा रहा है, 1 रुपया दे रहा है 1 महीने के बाद, फिर 4 महीने के बाद 98। समझ में आ रही बात, तो मुझे मिलेंगे पैसे वो वापस, लेकिन वो बोल रहा है मैं दे रहा हूं। समझ में आया। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी भी कुछ ऐसी है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट तो होता है, लेकिन कैसे डिसोशिएट होता है,
फुली नहीं होता, बहुत स्लो 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 डिसोशिएट होता है। समझ में आ गया? क्या अब मुझे बताओ, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालने से क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी बोलना आंसर। बढ़ेगी। लेकिन कैसे बढ़ेगी? धीरे धीरे। क्या वो मैक्सिमम होगी? कभी नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग में होती थी ना मैक्सिमम। तो जो कोल्डाशियस ला ना, उसने कहा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हम लैम्डा में इनफिनाइट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी पता ही नहीं चल पाएगी कभी भी उनकी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेके वीक की निकाल सकते हैं। ये किसने सिखाया? कोल्डाशियस ने सिखाया। बच्चे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, समझ में आ गया? पक्का? ओके। CH3COH, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन हो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, कोल्डाशियस लॉ। बच्चे क्या बताने जा रहा हूं? कोल्डाशियस लॉ। देखो, क्या है कोल्डाशियस लॉ? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस। ये क्लास थर्ड है कि फोर्थ? फोर्थ शुरू हो गया, तो स्टॉप करते हैं। स्टॉप करो। कोल्डाशियस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? ध्यान से समझ लीजिए। ये सिंपली कहता है कि जैसे मैं दो तीन इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, एक मैंने लिया NaCl, एक मैंने लिया KCl, और भी हम ले सकते हैं जैसे लिथियम क्लोराइड भी ले लो। इन तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है इन तीनों के अंदर? तो ये सॉरी, ये क्लोराइड जितना कंडक्टिविटी यहां पे देगा, कोल्डाशियस कहता क्या, पहले ये समझो। ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये डिसोशिएट होकर बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये डिसोशिएट होकर बनाएगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये भी डिसोशिएट होकर बनाएगा Li पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये क्लोरीन जितनी कंडक्टिविटी NaCl में देगा, मतलब इसकी मूवमेंट की वजह से जो करंट फ्लो होगी, बच्चे जो हमारे पास यहाँ पे करंट के कैरियर है वो आयंस है, जितनी जल्दी ये मूव करेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। NaCl की कंडक्टिविटी Na आयन और Cl आयन पे डिपेंड करती है। KCl की कंडक्टिविटी K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पे डिपेंड करती है। लिथियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोल्डाशियस कहता है कि तीनों में Cl है, Cl जितनी कंडक्टिविटी यहां शो करेगा उतनी यहां भी शो करेगा, उतनी यहां भी शो करेगा। इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ में उसके क्या है। ठीक है, क्या कहता है ये कोल्डाशियस लॉ? क्या कहता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपका सोल्यूशन इनफाइनाइट लेवल तक डाइल्यूट हो जाएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है? 100% आयनाइजेशन हो जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। So at infinite dilution, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards the conductivity. जैसे यहाँ पर क्लोरीन जो है वो एक definite contribution शो करेगा कंडक्टिविटी के लिए, irrespective the nature of other ion attached with it. इससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके साथ दूसरा आयन कौन सा अटैच्ड है। समझ में आया? क्या कहता है बच्चे? क्या कहता है बच्चे कोल्डाशियस लॉ? जल्दी बोलिए। कोल्डाशियस लॉ कहता है कि at infinite dilution when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductivity. सिंपल भाषा समझिए ना, हर आयन का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन है आयनिक कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, इस बात से उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके साथ दूसरा आयन कौन सा अटैच्ड है। ठीक है, और उसने एक और तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश करी थी। उसने कहा था किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो उसके आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी, यानी कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। अब मैं आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता हूं। ठीक है, क्या है ये कंडक्टिविटी का पूरा कंसेप्ट? देखो, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation is complete, each ion makes a
डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। और एक और तरीके से भी इसने बताया था कि जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होगी वो आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं बच्चे, मैंने लिया लैम्डा एम इनफाइनाइट, यानी आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब मैक्सिमम कंडक्टिविटी निकालनी है ए एक्स बी वाई इलेक्ट्रोलाइट। तो अब कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बोला किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसके आयन के सम के बराबर होती है। तो आप लिखोगे लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ ए प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ बी। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना और बी के ऊपर, ए के ऊपर जो पॉजिटिव आएगा वो बी की वैलेंसी होगी, मतलब ए की वैलेंसी यहां लिखे वाई पॉजिटिव, तो इसके ऊपर आएगा वाई पॉजिटिव और ए के ऊपर, बी के ऊपर आएगा एक्स नेगेटिव, ठीक है। अब ए कितने टाइम है? एक्स टाइम, तो अब इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बी कितने टाइम है? वाई टाइम, तो इसको वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है, समझ में आया? मैं एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करता हूं। लाइक मैंने निकालना है लैम्डा इनफिनाइट ऑफ Al2 SO4 होल थ्राइस, तो कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर पहले एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी ले लीजिए, कितने टाइम एल्यूमिनियम, तो आप लिखोगे 2 इंटू लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ Al, और कितना चार्ज आएगा ऊपर? 3 प्लस लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ SO4 का ऊपर चार्ज कितना आएगा? 2 नेगेटिव, लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, समझ में आ गया? और वो कितने टाइम है? 3 टाइम, तो इसको 3 से, इनकी कोई वैल्यू रही होगी बच्चे, ठीक है। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूं, ये समझ में आया आपको? ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ अगर मैंने लैम्डा एम इनफिनाइट निकालना होगा H2SO4 का, तो वो किसके बराबर आएगा? लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ H, कितने H है? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और सल्फेट के बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा, तो 1 है वो, तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, प्लस लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो आपने आयन की कंडक्टिविटी को क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। अब इसकी मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाता हूं। इसकी एप्लीकेशन क्या है? हम ना बच्चे क्या कर सकते हैं, वेट करो, मैं आपको अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसकी एप्लीकेशन है, वो क्या है? 3 एप्लीकेशन है इसकी, बच्चे यहां ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन है ये जो कोलाशियस लॉ है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए? देखो मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं, यहां पर हम लिखते हैं कंसेंट्रेशन, ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है और कंसेंट्रेशन आगे की तरफ बढ़ रही है। कल मैंने आपको क्या समझाया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका लैम्डा मैक्सिमम कभी नहीं पता चलता, लेकिन स्ट्रॉन्ग का पता चलता है। ओके, मान लीजिए यहां पर कोई आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था और उसकी कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी है और ये कंसेंट्रेशन है। इस कंसेंट्रेशन पे, यहां पे कंसेंट्रेशन का एक पॉइंट लेता हूं, इस कंसेंट्रेशन पे उसकी कंडक्टिविटी यहां पे थी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है ना, उसमें आयंस ज्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी शुरू में भी, और बढ़ेगी लेकिन पानी डालने पे। तो यहां पर उसकी कंडक्टिविटी है। अब जैसे ही आप कंसेंट्रेशन कम करोगे, यानी पानी मिलाओगे उसमें, तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, तो ये बढ़ रही है, 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 और एक टाइम पे जाके क्या हो गई? मैक्सिमम, कांस्टेंट हो गई, मैक्सिमम हो गई। इसको आप लैम्डा इनफिनाइट बोलते हो। समझ में आया? मान लीजिए HCl क्या है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, एसिटिक एसिड, तो उसके केस में क्या होगा? उसकी कंडक्टिविटी शुरू में कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि वो वीक है, उसमें आयंस नहीं होंगे ज्यादा। तो मान लीजिए उसकी कंडक्टिविटी कहीं यहां पे थी,
जैसे आप उसमें पानी डालना शुरू करोगे क्या होगा, बढ़ेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसा ग्राफ नहीं आएगा उसमें। लेकिन ये लाइन कभी इसके साथ टच होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि उसमें लैम्डा इनफिनाइट मैक्सिमम कभी भी नहीं आएगा। आप इसको बच्चे जितना मर्जी एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, ये कभी भी इस लाइन के साथ टच नहीं हो सकती। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर ग्राफ हम प्लॉट करें कंसंट्रेशन वर्सेस कंडक्टिविटी का, तो जितना मर्जी आप उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करो, वो मैक्सिमम आपको कभी भी नहीं मिलेगी। समझ में आया? क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोलासियस ने यही कैलकुलेट करना सिखाया था। ठीक है, देखो कैसे सिखाया था। सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यू कैन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो कैसे, लाइक आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, आपने इसका लैम्डा एम इनफिनाइट निकालना, तो आपको दो आयंस चाहिए, एक चाहिए आपको CH3CO नेगेटिव और एक आपको चाहिए H पॉजिटिव। तो अब आप एक काम करो, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो जिसमें CH3COO भी है और H भी है। देखो मैंने लिया लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ CH3COONA सोडियम एसीटेट, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टिविटी मुझे पता है, इसकी पता नहीं है लेकिन इसकी मुझे पता है। प्लस करो इसमें दूसरा, इधर से बच्चे मुझे एसीटेट मिल जाएगा, मिलेगा ना एसीटेट। दूसरा H वाला चाहिए तो HCl ले लो, तो मैंने दूसरा ले लिया लैम्डा एम इनफिनाइट, कौन सा, HCl ले लिया। अब मुझे यहां से एसीटेट मिल गया और यहां से H मिल गया, इसकी एसीटेट की कंडक्टिविटी को और H की कंडक्टिविटी को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब एक्स्ट्रा क्या बच गया जो नहीं चाहिए, माइनस कर दो उसको। तो आप बोलोगे सर हम माइनस कर देंगे लैम्डा एम इनफिनाइट किसका, NaCl का। अब इसको ओपन भी करके लिख सकते हो आप, तो ये आएगा लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ Cl नेगेटिव। पता चला ये माइनस कैसे आया बच्चे, ये माइनस था ना, ये ब्रैकेट में है ना, तो जो इधर पहले प्लस ही आया होगा, प्लस Cl, प्लस माइनस माइनस हो गया होगा। अब जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर लो, देखो कैंसिल क्या क्या हुआ, Cl और Cl कैंसिल, Na के साथ कैंसिल, मतलब Na की कंडक्टिविटी Na के साथ कैंसिल, Cl की कंडक्टिविटी, बचे कौन से दो आयंस। तो अब आपके पास सिर्फ ये बचा लैम्डा एम इनफिनाइट, कौन सा बच्चे, CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ H पॉजिटिव। हाँ इनकी वैल्यू गिवन होगी, आपको इनकी वैल्यू नहीं गिवन होगी, आपको गिवन होगी सोडियम एसीटेट का वैल्यू दिया होगा। मान लीजिए आपको सोडियम एसीटेट, एग्जांपल दे रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मान लीजिए सोडियम एसीटेट की वैल्यू आपको दी है 200, कितनी दी है, HCl की वैल्यू आपको दी है 300 और NaCl की वैल्यू दी है 100 और बोला है इसकी निकालो, तो निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, तो देखो सुनो कैसे निकालोगे। आपको ये तीन दिए ओके, और इसका निकालने के लिए बोला है। अब मुझे इसका निकालना तो मुझे सिर्फ दो आयन चाहिए, कौन से CH3CO और H, तो जिसमें से मुझे CH3CO मिलेगा वो वाला प्लस जिसमें से H मिलेगा, उन दोनों को क्या करो ऐड, जो बच गया वो माइनस कर दो। तो इसमें से मुझे एसीटेट मिलेगा ये वाला, इसमें से मुझे H मिलेगा, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करूंगा मैं, तो 200 और 300 500 हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, NaCl वो हटा दो, NaCl का दिया 900, 400 आंसर आ गया। समझ में आ गई, इस तरह से आपका न्यूमेरिकल निकल जाएगा। क्लियर हुआ, आयन के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, बता दो बच्चे, मैं बता दो। अब देखो इसके दो एप्लीकेशंस हो रहे हैं, वो भी समझ लो। बाकी दो एप्लीकेशंस क्या है कि हमें ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना सिखाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये एक आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए। C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C इंटू
1 माइनस अल्फा। ओके, और इसके अगर आपको अल्फा निकालना होगा तो अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चे, क्या होता है? ठीक है, तो ये बराबर है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी का मतलब है कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे, लेकिन लैम्डा एम इनफाइनाइट का मतलब है कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायमेंशन पे। समझ में आया? तो अगर बच्चे आपको कभी किसी क्वेश्चन में के ए निकालने के लिए बोला होगा, के ओ क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए निकालने के लिए बोला होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, सी कंसंट्रेशन है, अल्फा का स्क्वायर इनटू सी माइनस अल्फा। लेकिन इसके ये निकालने के लिए पहले क्या चाहिए आपको? अल्फा। अल्फा इधर से निकलेगा, लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा इनफाइनाइट कैसे निकलेगा? आयन की कंडक्टिविटी को ऐड करके, जैसे अभी सिखाया, जहां तो पहले से दिया होगा। और लैम्डा एम कैसे निकलेगा? इसका एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं आपको। लैम्डा सी मतलब कंडक्टिविटी, के के साथ इसको लिखते थे आप, के इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका? लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी, के इंटू 1000 अपॉन सी। समझ में आया? सी इज द मोलर कंसेंट्रेशन। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग लैम्डा एम निकाल लोगे। लैम्डा एम पता चल गया, के निकल जाएगा, नहीं अल्फा निकलेगा पहले, और फिर क्या निकलेगा? के निकलेगा। बच्चे कंडक्टिविटी का कल बताया था तुमको, तो ये एक और भी चीज आ गई, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ओके, के इंटू 1000 अपॉन सी। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, अभी फिलहाल ये सी जो है ना, ये यहाँ पे मोडालिटी है बच्चे, क्या है? और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन, यहां पर एम की जगह फिर इक्विवेलेंट का आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो के इंटू 1000 अपॉन सी ही रहेगा, बट अब ये सी यहां पर नॉर्मेलिटी होगा। क्या होगा? नॉर्मेलिटी होगा। बोलो समझ में आया? तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कोलेशियस लॉ जहां से निकलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? मैंने आपको कोरिजन के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? फैराडे के लॉज बता दिए थे, उसके बाद कोलेशियस लॉ भी बता दिया। एक और टॉपिक बताया था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टिविटीज। तो बताना क्या होता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना, लेकिन एक टाइम पे जाके रुक जाती है स्ट्रॉन्ग में, लेकिन वीक में वो बढ़ती जाती है। समझ में आया? अगला टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, कौन सा? नर्स्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, 3, एक बिग इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए, एक के ए निकालने के लिए, और एक आपको अल्फा निकालने के लिए। समझ में आया ना? अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, तो एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बिग इलेक्ट्रोलाइट, एंड सेकंड इज के डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड थर्ड इज, अभी तो बताया डिग्री बिग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इनफाइनाइट निकालना कैसे। बता दें इसको मुझे? ओके, अब बात करते हैं बच्चे, हमें नर्स्ट इक्वेशन क्या सिखाती है। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन है क्या? तो उसके लिए आपको ना पोटेंशियल 11th में पढ़ा था आपने, पोटेंशियल क्या होता है। टॉपिक है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता हूं पोटेंशियल क्या होता है। वोल्टेज जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हो, यहां पर हम उसको ई के साथ डिनोट करेंगे। किसके साथ डिनोट करेंगे? ई के साथ। अगर ई है और एक होता है ई नॉर, दोनों में क्या फर्क है? मान लो बच्चे आपने एक सेल बनाया, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एक जगह पे एक ही रॉड होता है, यहां पे दूसरा सेल आया, यहां पे दूसरा रॉड लगाया, यहां पे आपने साल्ट ब्रिज लगा के इनको ज्वाइन कर लिया, यहां पे बीच में आपने एक की लगा दी, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब होगा क्या? अगर आप ये सेल एसटीपी पे बनाते हैं, इस पे बनाते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो जब यहां से वोल्टेज आएगी, पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इन और क्या होता है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, और गिवन नहीं भी होंगी तो हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है। कौन सा पोटेंशियल हमको पहले से ही पता है? स्टैंडर्ड। अब ई क्या है वो समझिए। पहले मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है। अगर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है
और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? एसटीपी। कौन सी कंडीशन हो गई? एसटीपी। और आपके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो ये 3 हो गई एसटीपी कंडीशन। समझ में आया? गैस होगी तो वो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पे ये चीजें याद रखो। 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन अगर होगा, एसटीपी आपने बोल। बच्चे अगर मैं इसमें एक भी चेंज कर दूं ना, इस सेल में प्रेशर चेंज कर दूं, टेम्परेचर चेंज कर दूं या कंसंट्रेशन चेंज, कोई एक चेंज कर दूं, तो फिर ये सेल स्टैंडर्ड नहीं रह जाएगा। फिर इसका जो ये पोटेंशियल आएगा वो भी स्टैंडर्ड। तो हमें तो पता सिर्फ कौन सा होता है, स्टैंडर्ड। फिर जो अभी आएगा वो कौन सा होगा? नॉन स्टैंडर्ड। कौन सा आएगा? नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। वो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमको नर्स ने कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने बच्चे? हमें कौन सा पोटेंशियल पता है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल। डिनोट किसके साथ करते हैं? ई नॉर के साथ। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसको? ई नॉर इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, ई नॉर ऑफ कैथोड माइनस ई नॉर ऑफ एनोड। क्या बोलते हैं? ई नॉर ऑफ कैथोड माइनस ई नॉर ऑफ एनोड। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। क्लियर हुआ? ओके। तो अब हमें ये कैसे निकालना है? अगर आप एक भी कंडीशन चेंज कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, वो हमें किसने कैलकुलेट करना सिखाया? नर्स ने। अभी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से सिखाता हूं। तो इसकी थ्योरी लिख लोगे ना आप लोग कि नर्स ने क्या कैलकुलेट करना सिखाया था? कौन सा पोटेंशियल? नर्स ने कौन सा पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखाया? नॉन स्टैंडर्ड, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड। यूज वो स्टैंडर्ड का ही करेगा। जैसे कोलासिस ने क्या कैलकुलेट करना सिखाया? लैम्डा इनफिनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन किसकी हेल्प से? वैसे ही नर्स ने क्या कैलकुलेट करना सिखाया? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसकी हेल्प से? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से। समझ में आ गया बच्चे? यानी हम एक काम कर रहे हैं दूसरे की हेल्प लेके। ठीक है ना? देखो ध्यान दीजिएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉर सेल माइनस 0.59, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन इंटू लॉग टू द बेस ई ऑफ क्यू। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला? LOG लिख दो, लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा ये क्यू। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। क्या क्या बोलो, क्या है ये इक्वेशन? इसको डिवाइड करके क्या आएगा? 0.2, 0.059 होगा। एक मिनट, इसको डिवाइड करके क्या आएगा? हाँ एग्जैक्ट 0.59 ही होगा, 0.59। अगर नहीं भी आएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू, एन आर टी अपॉन एन एफ होता है ना, आर टी अपॉन एन एफ होता है यहाँ पे पूरा होता है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम, टी इज द टेम्परेचर, हम 298 केल्विन ही लेके चल रहे हैं, आर इज द वैल्यू ऑफ 8.314। तो सबको मल्टीप्लाई करके 0.059 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? अभी चलो ये आपका था, ठीक है। अब इसमें ना बच्चे ई सेल हमको पहले पता होगा, है ना? ई सेल हमको पहले ही पता होगा। एन होगा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सर्किट में कितने मूव कर रहे हैं। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ई सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। लॉग क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, उसका लॉग लेना है आपको। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। बच्चे मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया ठीक है, कॉपर और जिंक का। मैंने एक गैल्वेनिक सेल बनाया, किसका बनाया? कॉपर और जिंक का। देखो कैसे बनाया, लिखा कैसे। जिंक जो था वो पहले सॉलिड था, जिंक जो था वो बाद में 2 पॉजिटिव स्टेट में आ गया, बीच में साल्ट ब्रिज लगाया। कॉपर जो था वो पहले 2 पॉजिटिव स्टेट में था, कॉपर जो है वो बाद में सॉलिड स्टेट में आ गया। समझ में आया? टेम्परेचर आपके रिएक्शन का कितना है? 298 केल्विन। कितना है? 298 केल्विन। ओके, और इसकी कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएट करवा रहा हूं, 1 मोलर नहीं रख रहा। इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। तो चेंज हो गया, अब ये नॉन स्टैंडर्ड बन चुका है। और इसकी जो ई नॉर्स की वैल्यू है वो होती है 1.10 वोल्ट। कितनी होती है? 1.10। एक गिवन होगा आपको डाटा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा आंसर? जल्दी बोलना। ई सेल
इज इक्वल्स टू क्या 1.10 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए। तो इसके लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जिंक पहले क्या था, तो आप लिखो जिंक पहले क्या था, सॉलिड। जिंक बाद में क्या हो गया, तो वो एरो किस तरफ आएगा। कॉपर पहले क्या था, तो आप लिखो कॉपर पहले 2 पॉजिटिव स्टेट में था। ठीक है बच्चे, एक्वस था ये, गिव्स अस Zn 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये एक्वस था और ये सॉलिड था। ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन दी है इसकी 0.001 और जिंक की कितनी दी है 0.01। ठीक है, तो क्या आप इसको 10 टू द पावर -2 लिख सकते हो और इसको 10 टू द पावर -3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए 2, तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 2, समझ में आई बात। इनटू लॉग लॉग किसका लेना है आपने, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, तो लिखोगे 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, -3 ऊपर जाएगा 10 रह जाएगा, लॉग 1 आएगा ना 10। तो कितना आंसर है आपका 1.10 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 0.59 डिवाइडेड बाय 2, 0.29 है ना, इधर 19 हो गया, 8 नहीं बच्चे यहां पर 0.059 ही होगा, 0.295 आता था डिवाइड, यहां पे कंफ्यूजन हो रही है एक्चुअल इक्वेशन में, डिवाइड करके कर लें क्या 0.59 ही होगा, क्योंकि 0.295 अगर आता है चलो छोड़ो, इसका आंसर निकालते क्या आता है, जल्दी बोलिए जल्दी। 1.10 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग कितना आएगा 10, लॉग 10 कितना होता है 1, वही मैं बोल रहा था 0.059 ही होगा, 0.059। ठीक है, 0.0459 को डिवाइड करके जाता है 0.02, मैंने क्यों डिवीजन ही लर्न कर लो, मैक्सिमम केसेस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको डिवाइड करके कितना आएगा 0.059 डिवाइडेड बाय 2 करो कितना आता है जल्दी बोलना 0.0285, तो ये आएगा ना 95, सॉरी हाँ 9 to 80 95 ये आता है, इसको डिवाइड करके याद रखना, 2 का जब भी होगा इलेक्ट्रॉन तो सीधा ये लिख देना 0.0295, तो ये 0 आया। लॉग 10 कितना होता है 1, लॉग 10 1 होता है ना, ठीक है, तो कितना आ गया बच्चे 1.10 माइनस 0.0295, जितना भी माइनस करके आएगा वही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आई बात, चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, मैं आपको याद करवाता हूं लॉग की वैल्यूज। देखो बच्चे और क्वेश्चन करवाते हैं आपको उसके, ठीक है, मैं आपको लॉग की वैल्यूज को लर्न करने का एक तरीका बताता हूं कि लॉग के बिना ये सॉल्व होगी नहीं बच्चे। देखो लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसकी वैल्यूज, ठीक है। दूसरा लॉग 10 टू द पावर प्लस माइनस x का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी 2 मिनट में लॉग के लिए ऐसे फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूं जो हम फटाफट से सीख सकते हैं, ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। लॉग 1 to 10 कैसे याद करना है, देखो फटाफट से लॉग 1 to 10 फटाफट से विद इन 2 मिनट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, लॉग ऑफ 1 to 10 ये आपको लर्न होना चाहिए। देखो लॉग 10 होता है 1, लॉग 1 होता है 0, लॉग 2 आपको लर्न करना है 0.30, 2 डिजिट तक लेके चल रहा हूं, 4 डिजिट तक 10 भी होता है साथ में, ठीक है। 2 का डबल चार्ज कितना आया 0.60 और 4 का डबल 8, मतलब 2 का ट्रिपल, 2 का क्यूब करेंगे 8 आता है ना, तो 2 4 और 8, 2 से 2 का डबल 4, 2 का ट्रिपल 8, कितना आंसर आएगा 0.90। कितनी वैल्यूज याद हो गई 1 2 3 4 5 वैल्यूज याद हो गई,
1 है ना यहाँ पर, ध्यान देना 1 से थोड़ा कम करो कितना 0.05, तो कितना बचता है 0.95। देखो 1 95 90 कितना 85 नहीं आएगा, अब 6 कम करना है, 6 कम करना है, कितना आएगा जल्दी बोलो 6 कम 0.84। अब 7 कम कर दो 0.77, अब 8 कम कर दो 0.69 और log 3 होता है 0.47, खत्म। ठीक है बच्चे, log 10 1 to 10 लर्न कैसे किया जाता है? अगर आपको 1 मिनट में सीखना है तो देखो यहां पर, अगर हमको log 1 to 10 सीखना है तो जल्दी ध्यान दीजिए, यहां पर log 10 1 होता है, 0.5 कम कर दो 0.05 कम कर दो 95 90, फिर से 5 5 5, ये देखो ट्रिक है, 5 5 5 6 7 8, ये आपने कम करते जाना है। ठीक है ना, ऊपर 9 हो गया, 5 5 6 7 8 9, तो यहां तक तो पहुंच ही गए। एक ही वैल्यू लर्न करनी है, कौन सी 0.47, और क्योंकि 2 तो 4 का आधा ही है 0.30, कुछ भी लर्न नहीं करना, बस log 3 याद करना है 0.47। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला log 10 to the power x हमको निकालना है, कितना आएगा log, तो इसका आंसर x ही होगा बच्चे, प्लस माइनस। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको किसने बोल दिया log ऑफ 0.00001, क्या आंसर होगा? तो आप इसको पहले 10 to the power में बना लीजिए, कितना आएगा ये 10 to the power में, 1 2 3 4 5 लाख 5 आएगा माइनस में, तो इसका आंसर -5 होगा। समझ में आया? अगर मैं बोलूं log 100 बताओ, तो आप बोलोगे सर ये तो 10 to the power 2 है, तो 2 ही आंसर है इसका। समझ में आई बात? ओके, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं? सबको समझ में आया? अगर मैं बोलूं log 8 बताओ, तो आप बोलोगे सर क्या मैं इसको log 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? तो ये फॉर्मूला बन गया ना, log m to the power n। log m to the power n क्या होता है? n log m, ये हो जाएगा 3 into log of 2। log 2 तो आपको पता है ना भाई साहब, 3 into 0.30 कितना आया 0.60। ठीक है, यही वो फॉर्मुलेज हैं जो log में यूज हो गए। एक बार मेरे साथ रिवाइज करो फटाफट से, log 1 to 10, log 10 1, फिर कितना कम करना है 5 95, फिर 90 84 के बाद 77 के बाद 69 के बाद 60 के बाद 0.47, बस आपको याद करना है, ये होगी log की वैल्यूज। समझ में आ गई? तो ये बहुत इजी तरीका है, इतने ही यूज होगा न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर आपके बोर्ड में। बच्चे ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आई? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। लाइक हमने एक सेल बनाया। अच्छा, पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। मेरे पास ना 5 इलेक्ट्रोड हैं, ए बी सी डी और ई। इन सभी के पोटेंशियल्स मुझे दिए हुए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल मुझे दिए हुए। ए का है 1, बी का है 2, सी का है 0, डी का है -0.80 और ई का है 4। इसमें से हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ये 5 इलेक्ट्रोड्स हैं और आपको बोला है इनके ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हैं, तो आपको पूछे जाएंगे बड़े सारे क्वेश्चन, आप फटाफट से कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो सॉल्व होने वाला है इसमें से वो है, इन सब में से अगर मैं इकट्ठे जोड़ दूं कैथोड कौन होगा? तो बच्चे कैथोड वो होता है जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। कौन है कैथोड? ई। तो ये आपका कैथोड बन गया। क्या बोला मैंने? कैथोड डिसाइड करने का फॉर्मूला, जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा? कैथोड। समझ में आई बात? दूसरा, एनोड कौन होगा? जिसका पोटेंशियल सबसे कम, तो ये हो गया कैथोड। क्लियर हुआ या नहीं? क्या पता चला आपको? अगर मैं आपको दो वैल्यूज दे दूं, एक का पोटेंशियल है 0.76 और एक का 0.34, कैथोड कौन होगा इसमें? हाँ, और ये कौन होगा? तो आपने इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को माइनस करना है, वो आपको इनर सेल मिल जाएगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम लोग? ई कैथोड माइनस ये एनोड, कैथोड और एनोड पता भी चल जाएगा कैसे करना है। समझ में आया कि नहीं? ओके, एक और चीज, इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? क्या बोला मैंने? रिड्यूसिंग एजेंट। पहले सुनो, कैथोड जो होता है ना, उस पे ना पुत्र हमेशा क्या होती है? रिडक्शन, मतलब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। जो गेन करता है उसकी खुद की क्या हो रही है? रिडक्शन। वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? तो ये वाला क्या एक्ट कर रहा था? एनोड। एनोड की खुद की क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये इतने टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इसमें से। अब मुझे बताना, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? मतलब मैं आपको दो वैल्यूज दे रहा हूं, एक ए और एक बी, इन दोनों का पोटेंशियल बता रहा हूं, जल्दी बताना। इसका पोटेंशियल 2 है, इसका पोटेंशियल 4 है। कैथोड कौन होगा? एनोड कौन होगा?
ये क्या होगा, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या कर रहा है एनोड, एनोड की क्या होती है ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या हम लोग पोटेंशियल की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। 5-6 दे दिए जाए, अरेंज करो, कर सकते हो अरेंज, समझ में आया। 5-6 दे दिए, बोला एनोड कौन है कैथोड कौन है, बता सकते हैं कौन होगा कैथोड कौन होगा एनोड, जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा, जिसका पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा एनोड। समझ में आ गई बात, क्लियर है या नहीं। ये था आपका कोरिजन वाला क्वेश्चन, अब उसको कोरिजन नहीं सॉरी नर्स्ट इक्वेशन वाला, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं। हाँ जी, इसका साल्ट ब्रिज के 3 काम होते हैं बच्चे। जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं तो उसके बीच में एक साल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। जैसे मैं यहां दिखाता हूं आपको, ओ मैंने बहुत ही बड़ा बना लिया, तोड़ देते हैं बीच में। ये 2 अलग अलग कंटेनर है, एक मेटल की रॉड है, एक मेटल की रॉड इधर है। इनको हमने एक वायर से जोड़ लिया, आगे की लगा दी, आगे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहां पर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए ये जिंक है, ये कॉपर है, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट है, सॉरी जिंक सल्फेट, इधर क्या लगाया था मैंने जिंक, तो ये जिंक सल्फेट है, और ये क्या है कॉपर सल्फेट है। इनको बीच में मैंने क्या लगा दिया साल्ट ब्रिज। इसका 3 काम है। बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि साल्ट ब्रिज का सर क्या काम होता है, तो साल्ट ब्रिज के 3 काम होते हैं। पहला कि वो सेल को इंटरनली कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट काम है कि वो 2 सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ में आई बात या नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, क्या क्या बोला मैंने, एक तो 2 सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता, और हाँ इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता। तीसरा वो सेल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देता है, क्या देता है, उसके अंदर ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो नेगेटिव वाला इधर भेज देगा, और अगर इधर पॉजिटिव वाला बढ़ गया तो नेगेटिव वाला भेज देगा, यानी उसका काम है आयंस को डिस्पर्स करवाना। 3 काम है उसका। अब मैं यहां पर आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, पहले वो समझो। इस सर्किट को मैंने कंप्लीट कर दिया, ये जिंक था, इसका पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट स्टैंडर्ड, इसका है 0.34 वोल्ट। अब बताओ इस पूरे सेल का पोटेंशियल कितना आएगा, इसमें से उसको माइनस करेंगे क्योंकि कैथोड और ये क्या बन गया, समझ में आया। तो आंसर आता है 1.10 वोल्ट। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया है ना। दूसरा क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताओ। क्या बताओ, आपको ना बड़ी सिंपली तरीके से इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ध्यान से देखते जाइएगा कैसे आंसर्स देने हैं। पहले मुझे बताओ पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका, और इसका पोटेंशियल क्या है कम। तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो। तो आप बोलोगे सर करंट का डायरेक्शन तो ये आ गया, ये किसका करंट डायरेक्शन आया, करंट का। और बच्चे जिस डायरेक्शन में करंट जाती है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये वाली आ गई। समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक और याद रखना बात, गैल्वेनिक सेल में हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ ही करंट आती है। समझ में आया। जो आप फॉर्मूला लगाते हो ना ई कैथोड माइनस ई एनोड, आप उसको ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि राइट साइड पे हमेशा कैथोड लगाते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल में। ठीक है बच्चे, ये चीजें पता चली आपको, क्लियर हुआ या नहीं। ओके, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन की। ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। और इस पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना होगा तो राइट में से लेफ्ट को माइनस करो। हाँ वो तो बता रहा हूँ तुमको, कैथोड कौन सा है, पोटेंशियल पता है ना तुमको। तो पोटेंशियल पता है, जिसका ज्यादा पोटेंशियल है तो वो, हाँ उसी के बेसिस पे पता करेंगे। हाँ, इस साल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग डालते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लाइक हम लोग इसमें KNO3 डाल देंगे, K के ऊपर पॉजिटिव और NO3 के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट KNO3 नहीं डालेंगे। पहले एक केमिकल आता है अगार अगार बोलते हैं उसको, वो पानी डालते जेल की शेप ले लेता है, वो इसके अंदर डाला होता है अगार अगार, ठीक है, सेमी सॉलिड, और उसके अंदर ये आयंस डाले होते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो NO3 इधर आ जाएगा, न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव बढ़ गया अगर यहाँ, तो यहाँ पे K आ जाएगा। समझ में आया। और ऐसा होता है गैल्वेनिक सेल में। क्लियर हुआ बच्चे आपको, समझ में आया। डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, और क्या क्या पता चला आपको, क्या
मतलब नहीं, वैसा कुछ नहीं पूछने वाले, मैंने तुमको बता दिया क्या क्या पूछने वाले। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये कौन सा टॉपिक था आपका? अच्छा, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने बस बताना सर कैसे करेंगे। मैंने एक सेल बनाया सिल्वर का और जिंक का। किसका? यहाँ पे जिंक रखा, जिंक पहले एस था और फिर बन गया S2 पॉजिटिव, साल्ट पीस लगाया, यहां लगा दिया मैंने Ag पॉजिटिव और बाद में लिखा Ag। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.002, इसकी कंसंट्रेशन है 0.004 मोलर। तो बताओ ये सेल स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड? नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि 1 मोलर नहीं लिया मैंने। समझ में आ रही है बात? ध्यान दीजिए, समझ में आ रही है ना बात? अब देखो, आपको बोला निकालो फिर ई सेल निकालो, नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालो। आप बोलेंगे ईएमएफ निकालो, ईएमएफ ही है, ई सेल ही है, कैसे निकलेगा? समझ लो, पहले समझ लो कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। तो आप लिखोगे फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n into log of concentration of product upon concentration of reactant। ये आएगा। क्या आपको इसमें ई नॉट सेल पता है? नहीं पता है? सुनो पहले बात, आपको जिंक का पोटेंशियल भी दिया है, जिंक का पोटेंशियल दिया आपको -0.76 वोल्ट जिंक का, और आपको सिल्वर का भी दिया है ई नॉट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। क्या हमें ई नॉट सेल दिया है? बच्चे दिया नहीं है। देखो कैसे निकलता है ई नॉट सेल, कैथोड में से एनोड को माइनस करके। कौन है कैथोड इसमें? ये जिसका पोटेंशियल, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आएगा आंसर? 80 कितना है? 0.80 माइनस आप 0.76 बोल रहे, प्लस हो जाएगा ना, 1.56 आ गया ना। तो आप यहां क्या लिखोगे? 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। अब वो इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो बच्चे ध्यान से, क्या रिएक्शन आएगा इसका? जिंक पहले क्या था, इधर लिखता हूं मैं, इधर लिखता हूं। जिंक पहले क्या था? सॉलिड। और सिल्वर पहले क्या था? आयन, एक 1 पॉजिटिव बच्चे। और बाद में क्या हो गया? जिंक बन गया कितना? पॉजिटिव, और सिल्वर सॉलिड बन गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए पहले बैलेंस करना है क्वेश्चन को, तो चार्ज बैलेंस ही नहीं हो रहा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब हो गया ना बैलेंस। अब इसको भी फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखोगे तो आएगी जिंक की कंसंट्रेशन, तो यहां पर आपकी किसकी कंसंट्रेशन आनी है? जिंक की। और नीचे किसकी आनी है? सिल्वर की। तो आप लिखोगे नीचे सिल्वर की कंसंट्रेशन, लेकिन बच्चे उसका स्क्वायर भी हो जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ 2 भी लगा हुआ है। जो स्टोइचियोमेट्री होती है वो रेज़ टू द पावर हो जाती है। समझ में आया? पता चला या नहीं? इसलिए इक्वेशन लिखना जरूरी है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 2, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आएंगे, माइन लॉग ऑफ किसका लॉग लोगे अब आप? कितनी थी जिंक की? 2 इंटू 10 टू द पावर -2, -2 नहीं, हाँ -2 नहीं, 3 नहीं आएगा, 0.002 है ना, तो आप डेसिमल को यहां लेके गए ना। ये बच्चे 10 टू द पावर -3 नहीं है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू नहीं, वो रेज टू द स्क्वायर भी तो होगा, स्क्वायर भी है ना, तो 0.004 का आप क्या कर लोगे? स्क्वायर कर लोगे। हाँ तो उसका स्क्वायर कर लो, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, तो 16 आ गया और 6 आ गया माइनस में, तो ये आ जाएगा। अच्छा बताओ सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा ना सॉल्व। तो यही हमको निकालना था इसे, ठीक है। पूरा निकालने में टाइम वेस्ट होगा, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये था आपका कौन सा टॉपिक बच्चे? नर्स्ट इक्वेशन। अब लास्ट की कहानी बचती है सिर्फ सेल्स की। इसकी बचती है? सेल्स की कहानी बचती है। मैं आपको शॉर्टकट में रिएक्शन बताऊं, हाँ बस, और 2 फॉर्मूले बताए मैंने, एक log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस n, पता है ना आपको ये, और एक log m टू द पावर n, n इंटू log m, और बाकी 1 से 10 तक। बच्चे सेल्स वाली जो है ना, मैं मेन बता रहा हूं आपको,
एक आपके पास सेल है ड्राई सेल। अब आप इनको खुद से सेल्फ पढ़ ले, मैं बता देता हूँ मैं पढ़ना क्या है, बहुत इजी है, ठीक है। सेल्स में आप लोगों ने इसकी ना मेन वाली रिएक्शन पढ़ लेनी है, लास्ट वाली, सिर्फ रिएक्शंस पढ़ के चले जाओ। आपको व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ ड्राई सेल, तो ड्राई सेल की रिएक्शंस बताओ, ठीक है। रिएक्शंस बता दो। फ्यूल सेल 3 सेल पढ़ लो खुद से, ड्राई सेल, लेड एसिड बैटरी का, और तीसरा फ्यूल सेल, वही फ्यूल सेल H2O2 सेल, ठीक है। वो बहुत इजी है, वो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया अभी तक आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी के साथ इस वाले जो लेक्चर है इसको एंड करता हूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।